तो आज हम जिस अदाकारा की फिल्मी फहरिस्त का जायजा लेने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं, काजोल। हमारे पास उनकी फिल्मों की पूरी फहरिस्त है 1992 से लेकर आज तक, और आज हम इस फहरिस्त के जरिए उनके पूरे करियर के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ फिल्मों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी अदाकार की फिल्मोग्राफी वो असल में उनके करियर का एक नक्शा होती है। इससे पता चलता है कि उन्होंने कब सीधा रास्ता लिया, कब खतरनाक मोड़ लिए और कब यूं कहें कि एक लंबी छलांग लगाई। और काजोल की फिल्मोग्राफी तो खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि इसमें वाज़े तौर पर मुख्तलिफ मराहिल नजर आते हैं। चलें तो फिर इस नक्शे पर सफर शुरू करते हैं। 1992 फिल्म बेखुदी। ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। किसी भी नए अदाकार के लिए ये एक मायूसकुन शुरुआत हो सकती है, लेकिन अक्सर बेहतरीन कहानियां एक मुश्किल शुरुआत से ही जन्म लेती हैं। बेखुदी नाकाम हुई, ठीक है, लेकिन अगले ही साल 1993 में बाजीगर आ गई और वो फिल्म एक धमाका था। वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ी हिट थी, बल्कि उसने बॉलीवुड के कई उसूलों को तोड़ा था। ये दिलचस्प बात है। हम सब जानते हैं कि ये शाहरुख खान के साथ उनकी पहली फिल्म थी और उनकी जोड़ी तो मशहूर हो गई, लेकिन फिल्म ने उसूल कैसे तोड़े? देखें, इसका हीरो एक एंटी हीरो था जो उस दौर में एक बहुत बड़ा रिस्क था, और काजोल का किरदार भी कोई रिवायती नाजुक सी हीरोइन का नहीं था। उसमें गुस्सा था, जज्बात थे, एक मजबूती थी। तो पहली ही कामयाब फिल्म से उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि वो सिर्फ गाने गाने वाली हीरोइन नहीं बनेंगी। सही। और इसी दौर में एक और फिल्म है जिस पर बात करना जरूरी है, उधार की जिंदगी, 1994 में। ये फिल्म भी नहीं चली, लेकिन इसमें उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। अच्छा, तो ये तिजारती कामयाबी के साथ साथ अदाकारी की तारीफ का सिलसिला शुरू से ही चल रहा था। आपने किसी अवार्ड का जिक्र किया था इस फिल्म के लिए? जी, उस फिल्म के लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा का BFJ अवार्ड मिला। अब ये फिल्म फेयर जैसा मशहूर अवार्ड नहीं है, लेकिन इसे नाक़दीन की दुनिया में बहुत मोतबर माना जाता है। तो इस अवार्ड ने ये साबित किया कि इंडस्ट्री के संजीदा लोग भी समझ गए थे कि ये लड़की सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक बहुत बासलाहियत अदाकारा है। ये एक तरह से मुस्तकबिल का इशारा था। वाह, यानी बुनियाद बहुत मजबूत रखी गई थी, और इस बुनियाद पर जो इमारत बनी वो तो कमाल की थी। अब हम 1995 से 1998 के दौर में दाखिल हो रहे हैं, जिसे बहुत से लोग उनका सुनहरा दौर कहते हैं। 1995 में करण अर्जुन आई। करण अर्जुन एक क्लासिक मसाला फिल्म थी। मतलब उसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, बदला, सब कुछ था, और इस फॉर्मूले ने उसे साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बना दिया। उसने काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को एक नाकाबिले शिकस्त तिजारती ताकत के तौर पर कायम कर दिया। लेकिन 1995 का असल जादू किसी और फिल्म में था। मैं जानता हूं आप किस फिल्म की बात कर रही हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये तो एक सांस्कृतिक वाकया बन गई। हम सुनते हैं कि उसने रोमानवी फिल्मों की तारीफ बदल दी, लेकिन उसका असल मतलब क्या है? उसने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। DDLJ का जादू सिर्फ उसकी कहानी में नहीं था, बल्कि उसके वक्त में था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान मौशी तौर पर खुल रहा था और बैरूने मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी यानी डायस्पोरा अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ना चाहते थे। इस फिल्म ने उन्हें ख्वाब दिखाया कि आप मगरिब में रहते हुए भी अपने सांस्कृतिक अक़दार को बरकरार रख सकते हैं। अच्छा। काजोल का सिमरन का किरदार जदीद था। वो यूरोप में पली बड़ी थी, लेकिन वो रिवायती भी थी। वो अपने वालिद की इज्जत करती थी। यही तवाज़ुन था जिसने इसे एक पूरी नस्ल की पहचान बना दिया। इससे पहले रोमांस अक्सर बगावत पर मबनी होता था, लेकिन इस फिल्म ने खानदान की रजामंदी वाले रोमांस को कूल बना दिया। और उसके लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो अब वो एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थीं, रोमानवी फिल्मों की मलिका। ऐसे में कोई भी अदाकार आराम से उसी रास्ते पर चलता रहता, लेकिन फिल्मोग्राफी को देखें तो लगता है उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1997 में गुप्त आई। ये तो एक बहुत ही गैर मुतवक्का कदम था। ये एक जलजला था। इस वक्त की कोई भी टॉप हीरोइन मनफी किरदार करने का सोच भी नहीं सकती थी।
खास तौर पर जब आप सिमरन जैसी मासूम लड़की का किरदार अदा करके हर दिल की धड़कन बन चुकी हो। गुप्त में उन्होंने एक जुनूनी कातिल आशिक का किरदार अदा किया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और ये बुरी तरह नाकाम भी हो सकता था। लेकिन ये कामयाब रहा और इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन मनफी कारकर्दगी मिला। क्या ये सच है कि वो ये अवार्ड जीतने वाली पहली अदाकारा थीं? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, वो ये अवार्ड जीतने वाली पहली खातून थीं। इसने इंडस्ट्री को एक पैगाम दिया कि काजोल को किसी खाने में बंद नहीं किया जा सकता। वो खूबसूरत और रोमांवी भी हो सकती हैं और खतरनाक और डरावनी भी। इस एक फिल्म ने उनकी अदाकारी की रेंज को हमेशा के लिए साबित कर दिया। तो गुप्त में इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद ऐसा लगता है कि उनका एतमाद और बढ़ गया। क्या 1998 वो साल था जब ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा हुआ? तिजारती कामयाबी भी, नाकदीन की तारीफ भी और मुख्तलिफ किस्म के किरदार भी। बिलाशुबा 1998 शायद उनके कैरियर का सबसे बेहतरीन साल था। फेरिस देखें, एक तरफ प्यार किया तो डरना क्या जैसी हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी जो सुपरहिट हुई, दूसरी तरफ दुश्मन, और ये एक बहुत अहम फिल्म है। दुश्मन के बारे में थोड़ा और बताएं। मैंने सुना है कि इसमें इनका डबल रोल था, लेकिन ये कोई आम डबल रोल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो बहनों का किरदार नहीं था। एक बहन का कत्ल हो जाता है और दूसरी बहन इस सदमे, खौफ और इंतकाम के जज्बे से गुजरती है। ये एक नफ्सियाती तौर पर बहुत पेचीदा और तारीक किरदार था। उस वक्त की हीरोइंस के लिए ऐसे किरदार अदा करना आम नहीं था, खास तौर पर जब आप रोमानवी फिल्मों की मलका हों। सही। इस फिल्म ने दिखाया कि इनकी अदाकारी में कितनी गहराई है। और फिर इसी साल कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म करना, जो बिल्कुल मुख्तलिफ, शोख, चंचल और रंगीन थी, ये इनकी रेंज को जाहिर करता है जो उस दौर में बहुत कम अदाकाराओं के पास थी। और कुछ कुछ होता है ने तो नौजवानों पर एक अलग ही असर डाला। इस फिल्म के फैशन, दोस्ती का तसव्वुर, हर चीज़ ने एक ट्रेंड सेट किया। इस फिल्म के लिए उन्हें एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो 1998 के आखिर तक वो बिलाशुबह इंडस्ट्री की नंबर 1 अदाकारा थी। जी, इसमें कोई शक नहीं था। उसके बाद का दौर 1999 से 2001 तक उनके इसी मकाम को मजीद मुस्तहकम करता है। फिल्में जैसे हम आपके दिल में रहते हैं कामयाब हुई और फिर 2001 में आई कभी खुशी कभी गम। एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर सब मौजूद थे। लेकिन काजोल का अंजलि का किरदार अपनी शोखी और मजाक की वजह से सबसे अलग और यादगार रहा। इस पर भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और यहाँ फिल्मोग्राफी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस बेपनाह कामयाबी के फौरन बाद, जब वो अपने कैरियर के बिल्कुल उरूज पर थीं, उन्होंने फिल्मों से एक लंबा वक्फा ले लिया। 2001 के बाद कई साल तक कोई फिल्म नहीं। ये उस वक्त के लिए एक नाकाबिले तसव्वुर कदम था। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला था। आजकल तो अदाकार छुट्टी पर जाते रहते हैं, लेकिन उस दौर में ये ख्याल था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। क्या उन्हें ये डर नहीं था कि वापसी पर उन्हें शायद वो मुकाम ना मिले? शायद हो, लेकिन ये फैसला उनके एतमाद को जाहिर करता है। उन्हें यकीन था कि उनका काम इतना मजबूत है कि लोग उन्हें भूलेंगे नहीं। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को तरजीह दी और ये इस बात की भी अलामत थी कि वो इंडस्ट्री के रिवायती दबाव से आज़ाद थीं। और जब उन्होंने वापसी की तो वो भी एक धमाकेदार थी। 5 साल बाद 2006 में फना के साथ। ये भी एक रिस्क था, इतने लंबे वक्फे के बाद वापसी, और वो भी एक ऐसे किरदार में। बिल्कुल। फना में उन्होंने एक नाबीना कश्मीरी लड़की का किरदार अदा किया जो एक दहशतगर्द से मोहब्बत कर बैठती है। ये एक बहुत ही मुश्किल और परतों वाला किरदार था। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और काजोल ने बेहतरीन अदाकारा का अपना चौथा फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर ये साबित कर दिया कि वो वापस आ चुकी हैं। और इस वापसी के बाद उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल बदल गया। हाँ, फिल्मोग्राफी में ये साफ नजर आता है। 90s की दहाई के मुकाबले में उनकी फिल्मों की तादाद बहुत कम हो गई। हर फिल्म एक बड़े इवेंट की तरह महसूस होती है। सही कहा। अब वो मिकदार पर नहीं, मेयार पर तवज्जो दे रही थीं। 2008 में यूमी और हम आई, फिर 2010 में माय नेम इज़ खान। एक बार फिर शाहरुख खान के साथ, लेकिन ये DDLJ या कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म नहीं थी। ये एक बहुत संजीदा मौजू पर बनी फिल्म थी। माय नेम इज़ खान वाकई एक अहम फिल्म थी और उसमें उनकी अदाकारी
एक ऐसी माँ का किरदार जिसका बेटा मारा जाता है, शानदार थी। इस फिल्म पर उन्हें एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और ये कोई मामूली अवार्ड नहीं था। इस अवार्ड ने उन्हें अपनी खाला, लेजेंडरी अदाकारा नूतन के बराबर ला खड़ा किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड जीते थे। ये तो एक बहुत बड़ा संगे मील है। बिल्कुल, ये एक तारीखी लम्हा था। उसने उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख की अजीम अदाकारों में से एक के तौर पर कायम कर दिया। और उसके बाद भी उनका मुंतखब काम करने का सिलसिला जारी रहा। 2015 में दिलवाले आई, जो फिर से एक ब्लॉकबस्टर थी। 2020 में तान्हाजी, जो एक तारीखी फिल्म थी और इस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक बनी। यानी इनकी दूसरी इनिंग्स भी उतनी ही कामयाब रही, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी, ये दौर मेयार और बड़े प्रोजेक्ट्स का है। वो अब ऐसे किरदारों का इंतखाब करती हैं जो कहानी के लिए अहम हों और उनकी उम्र और तजुर्बे के मुताबिक हों। हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने दूसरी जबानों में भी काम किया, जैसे तमिल फिल्म विलायला पुटाडरी 2 2017, और अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रही हैं। इससे जाहिर होता है कि वो एक अदाकारा के तौर पर अब भी खुद को चैलेंज करने और नए रास्ते तलाश करने के लिए तैयार है। तो इस पूरे सफ़र को जो इस फिल्मोग्राफी में साफ नज़र आता है, अगर मजमूई तौर पर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये एक ऐसी अदाकारा की कहानी है जिसने इब्तदाई नाकामी को पीछे छोड़ा, तारीख साज फिल्मों के जरिए उरूज हासिल किया, रिस्क लेने से कभी नहीं डरे, कैरियर के उरूज पर एक वक्फा लिया और फिर अपनी शर्तों पर एक ताकतवर वापसी की। बिल्कुल, और आदादो शुमार भी यही कहानी सुनाते हैं। उन्होंने मुसलसल तिजारती कामयाबी को नाकिदीन की तारीफ के साथ मुतवाज़न रखा। उन्होंने उस वक्त मनफी और मुश्किल किरदारों का इंतखाब किया जब उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी फिल्मोग्राफी एक मास्टर क्लास है कि किस तरह इंडस्ट्री में एक तवील, कामयाब और बावकार कैरियर बनाया जा सकता है। इस पूरी गुफ्तगू से एक बात मेरे जहन में आ रही है। फिल्मोग्राफी से ये वाज़ेह है कि 90s की दहाई में वो बहुत ज़्यादा फिल्में करती थीं, शायद साल में 4 या 5, लेकिन 2001 के बाद उन्होंने बहुत मुंतखब काम किया। इससे एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। वो क्या है? आज के अदाकार जो अपने कैरियर के आगाज से ही बहुत कम और मुंतखब काम करते हैं, साल में 1 या 2 फिल्में, उनकी मिरास काजोल जैसे सितारों की मिरास से कैसे मुख्तलिफ हो सकती है, जिन्होंने अपने इब्तदाई दौर में बहुत ज़्यादा काम करके अपनी बुनियाद बनाई? क्या वो इब्तदाई दौर जिसमें कसरत से काम किया गया, नाजरीन के साथ एक ऐसा ख़ास ताल्लुक़ कायम करता है, उन्हें हर घर का हिस्सा बना देता है, जिसे आजकल हासिल करना ज़्यादा मुश्किल है, जब हर फिल्म एक बहुत ज़्यादा मंसूबा बंद इवेंट होती है? इस पर सोचा जा सकता है।